हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फोर्थ चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो वर्ड जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल का मतलब पता है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया, काइनेसिस। और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। यानी जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी रिएक्शन रेट क्या है, किस तरीके से वो फॉर्म्ड हो रही है। जो काइनेटिक्स है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो, कन्वर्जन हो रहा है, बट उसका मैकेनिज्म क्या है, वो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 स्टेप में कन्वर्ट हो रही है, उसका जो रेट है उसको डिटरमाइन करेगी। आपको मैं सिंपल से एक एग्जांपल बताऊं। जैसे मान लो ग्रेफाइट है, आपको पता है कोयले से ही, जो कोयले खान होती है वहीं से क्या निकलता है, आपका हीरे निकलते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। बट उसको कन्वर्ट होने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। तो उसका रिएक्शन रेट क्या है, एक रिएक्शन है सिंपल सी, मान लो आपने एक एसिड और एक बेस है, उन दोनों की रिएक्शन करवाई, साल्ट बन गया। अब इसको बनने में कितना टाइम लगा, इसकी रिएक्शन रेट, यानी मुश्किल से विद इन 10 सेकेंड आपका साल्ट बन जाएगा। जैसे आप एसिड और बेस दोनों, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों को कन्वर्ट किया, दोनों को हमने रिएक्शन करवाई, साल्ट बना हमारा, साल्ट एंड वाटर। तो मुश्किल से 10 सेकेंड लेगा क्योंकि रिएक्शन फास्ट होती है। तो इसका रिएक्शन का जो रेट है, किस तरीके से बनी, उसका कितना टाइम लगा, उसके बारे में डिटरमाइन करना, वो सारी किस्में पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो रिएक्शन रेट है या फिर कोई रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। ओके, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो वर्ड है, मैंने आपको बताया, एक वर्ड जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो एक्चुअली में हम केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reactions and the factors which influence the rate of reaction and the mechanism by which the reaction proceeds is called केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, अब आपको पता है कि जो रिएक्शन रेट है वो डिफरेंट होती है। कोई रिएक्शन 1 सेकंड में हो जाती है, कोई 1 मिनट में होती है, कोई 1 घंटे में होती है, कोई 1 दिन में होती है, कोई 1 साल में होती है, कोई 6 महीने में होती है, कोई 10 साल में होती है, कोई लाख साल में होती है। तो सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लो मैं बात करूं, मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया NaOH और HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, NaCl बना और वाटर बन गया।
तो ये क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट। इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी 1 सेकंड 2 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। अब इसके अपोजिट में बात करूं मैं तो बहुत सारे रिएक्शंस क्या हैं, 10 मिनट में होती है, 15 मिनट में होती है। ठीक है, मान लो इथाइल एसीटेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करवा दे। ठीक है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो उनमें रिएक्शन क्या होती है, 10 मिनट में, आध घंटे में, इस तरीके से होती है। ऐसे ही रिएक्शंस होती हैं बहुत। मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन है, अब रिएक्शन क्या हो रही है, कम से कम 15-20 दिन तो लग जाते हैं रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट लगने में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, आपका खाना खराब होता है इवन, यानी 24 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल, तो इसमें क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपने देखा होगा दूध से दही जमना, मुश्किल से 12-13 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सुक्रोज है, C12H22O11, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये क्या देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये भी रिएक्शन क्या है, टाइम स्पेंड होती, कुछ ना कुछ टाइम लेती, और ऐसे ही जो लाखों साल तक ले जाती हैं। जैसे मान लो हम करें डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, तो डायमंड को बनने में क्या लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, बट वो रिएक्शन हो रही है ना कंटिन्यू। तो इसके जो मैकेनिज्म है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना क्या है, ठीक है, रिएक्शन रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इनके बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे द चेंज इन any one of the reactant and product per unit time, यानी कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मान लो जैसे ये हमारी रिएक्शन थी, तो ये किसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन। ये तो होगी तब की बात जब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि आपको पता है, मान लो ये रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा, और ये क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा। तो ये हमेशा कम होगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे डिक्रीज था तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन में चेंज इन टाइम, और इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान हम इस वजह से लगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है,
तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया है टू टाइप्स। एक तो हमारा एवरेज रेट और दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की हमें एवरेज निकाल रहे हैं। मान लो मैंने ट्रेवल किया तो मैं उसकी एवरेज निकाल रहा हूँ, हम गाड़ी की एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं। बहुत फास्ट हो रही, स्लो हो रही, कभी फास्ट हो रही, तो मैं इसकी एवरेज निकाल रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या रेट होगी। मान लो मुझे ट्रेवल करना है यहाँ से लेके फिरोजपुर, ठीक है, यहाँ से लेके दिल्ली ट्रेवल करना, तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो मैं यहाँ से दिल्ली गया तो मैं मान लो गुड़गांव के राजी चौक के टर्न पर मैंने वहाँ पे उसकी स्पीड मेजर करी गाड़ी, तो वो क्या होगी? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी उसकी स्पीड। तो यहाँ भी हमारा उसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है उनका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम रिएक्शन रेट निकाल सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज, दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, ये तो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस होगी। और एवरेज क्या होगी कि हमारे पास जितना हमारे पास ट्रेवल है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, तो ये तो क्या होगी? हमारी एवरेज होगी। और इंस्टेंटेनियस क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ any one of the reactant and product। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, मान लो हम देखें कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज का हम ग्राफ निकालें, किस तरीके से होगा कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, उनके रिएक्शन किस तरीके से, उनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो मान लो हमने लिया इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस में, यहाँ हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यहाँ टाइम ले लिया, तो प्रोडक्ट की जब इंक्रीज होगी तो हम कुछ इस तरीके से लेंगे। अब मान लो मुझे एवरेज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालूंगा? एवरेज क्या है? मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक की एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगा, इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, यहाँ ड्रॉ करूँगा, यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा डेल्टा टी। ये क्या हो गया? डेल्टा टी, टाइम टेकन लिख सकते हैं इसमें। तो ये क्या होगा? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम हो गया। और प्रोडक्ट में जितना चेंज हुआ ये हो गया डेल्टा पी। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो गया? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या किस तरीके से निकालेंगे? इसको मैं T1 मान लूँ, इसको T2 मान लूँ, इसको मान लो मैंने मान लिया P1 और इसको मान लिया मैंने P2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी P2 माइनस में P1 और यहाँ T2 माइनस में T1। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल। अगर इसी की बात करूँ मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट की, यहाँ पे किसकी निकालनी है मुझे? प्रोडक्ट की। तो यहाँ एक पर्टिकुलरली इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या आएगा? पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगी मेरी? यहाँ डेल्टा पी और यहाँ डेल्टा टी। ठीक है,
तो ये स्मॉल चेंज है dp एंड dt, तो ये क्या आएगी, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर आ जाएगी। ओके, इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते। ये तो हो गया प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का क्या होगा, आपको पता है रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो इस तरीके से। तो यहाँ क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ टाइम टेकन, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी की भी, जिसकी भी हमें निकालना है, यहाँ पर निकाल T1 T2, इसी तरह के पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू गाइस, और इफ यू वांट टू view my videos you can subscribe my channel and like, comment and share. Thank you guys, have a nice day.